कुछ कुछ होता है आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। व्यूअर जो मैंने देखा कि यार तुम्हारा शायद वो उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, तुम्हारे भोलेपन को उन्होंने ना कैश करने की सूरत में, यानी कि कंटेंट की सूरत में कि यार इस पर रेटिंग आएगी, ये तो बड़ा चलेगा और लोग मजाक उड़ाएंगे, कमेंट्स करेंगे। नहीं, फिर वो रेपुटेशन की भी बात आ जाती है ना कि यार आप दूसरे कंट्री में किसी को भेज रहे हो तो फिर वो वहाँ जाके परफॉर्म नहीं सही कर पाए। जब हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने सख्ती से मना किया था, आप लोग बिल्कुल किसी को नहीं बोलेगा आप पाकिस्तान से आए। यार ये मेरी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन और आप इतना अच्छा बजा रहे हो, सीरियसली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। ड्रामे की प्रोडक्शन है वो उस आर्टिस्ट को इतना प्रमोट नहीं करते अनटिल अनलेस वो आर्टिस्ट बढ़ाओ। तेरी दुनिया मेरे रब्बा क्यों मुझे ही रास नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप कि आप लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज की जो ये पॉडकास्ट है ना, ये बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यार मैं एक सेटअप लेके बैठा हूँ और सामने गेस्ट जिनको बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो आज तो कुछ मज़ेदार होने वाला है ना, तो हमने सोचा पहले थोड़ा सा एटमॉस्फेयर डालें और एक हल्की सी आवाज़ आपको सुना देते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो शख्सियत जिसको आपने थंबनेल पे देखा है ना मेरे भाई, वो भाई कोई नॉर्मल नहीं, वो खान साहब हैं, वो खान साहब हैं। तो खान साहब, वो याद है हमने स्टार्ट में एक गाना कवर किया था एफ पे, बल्कि ये मैं आपके लिए ओरिजिनल स्केल ला देता हूँ। जी जी, ज़रा सिर्फ आवाज़ आ रही है अभी आपकी, इनका कैमरे पे आया तो नहीं ना अभी? हाँ, ये ज़रा ठीक है। यहाँ से पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। जुड़े रहिएगा। जी जी। भूल गया थोड़ा सा मैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं ना एक क्यूज दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें लिरिक्स समझ में आया तो तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मुझे याद है। अंदर आना। बिल्कुल। हाँ हाँ। गाओ। उसने बात की कुछ ऐसी ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे बेहार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा पहला यार मैं और आगे नहीं बजा रहा भाई, मैं नहीं बजा रहा भाई। खान साहब आए हुए हैं आज मेरे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिधत आप? क्या हाल हैं आपके? आते ही आपने, मतलब मैं नहीं समझता कि अब तक की मेरी आई गेस साथ कौन सी 12वीं 13वीं एपिसोड सोफा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। इतना मज़े का स्टार्ट, मतलब जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया वल्लाह, मतलब दिल खुश हो गया, मतलब ना मैं क्या कह सकता हूँ। एनीवे, तो कैसी हैं आप? वेलकम टू MQ पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मुझे भी कि हमने डायरेक्टली म्यूज़िक से स्टार्ट लिया है। ऐसा ही है, क्योंकि अक्सर लोग पहले कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली माहौल बनाते, लेकिन आपने बिल्कुल। आते ही माहौल बना दिया है। बस ऐसे ही है। अच्छा जी, इनके बारे में वक्तन फ़वक्तन जो लोग नहीं जानते उनको पता चलता रहेगा।
पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रियलिटी शो उसमें पार्टिसिपेंट रही हैं, इंडिया में एक बहुत बड़ा रियलिटी शो उसमें पार्टिसिपेंट रही हैं, तो इस हवाले से गुफ्तगू होगी। तो क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त टैलेंट है तो मैंने सोचा कि यार आज पियानो का जो आज है ना अपना टैलेंट वो भी यूटिलाइज़ किया जाए ना। अच्छे टैलेंट में हल्का टैलेंट भी, कहते हैं ना वो थोड़ा सा वो गेहूं भी पिस जाता है, क्या कहते हैं वो एक है ना घुन के साथ गेहूं, तो हम गेहूं पिसने के उसमें जो है ना आ चुके हैं। तो जनाब ये बताएं कि अभी आजकल करंटली कोई लाइक प्रोफेशनल वर्ल्ड में या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ गाने वगैरह गा रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, या छोड़ दिया, डिसहार्ड हो गई, या बस अलविदा कह दिया इस फील्ड को? नहीं, अलविदा तो नहीं किया मैंने, लेकिन ये कि कुछ टाइम के लिए पॉज लिया, क्योंकि आई थिंक मुझे लगा कि वो एक मच नीडेड पॉज था। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ रियलाइज़ करने के लिए चीज़ें और हील करने के लिए खुद को बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा पॉज देते हैं। और कहते हैं ना कि पॉज देकर बंदा जो कमबैक करता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं शेर जब हमला करता है शिकार करने से पहले पॉज लेता है, फिर उसके बाद बोलता है कि अभी आई एम रेडी। तूफान के आने से पहले की खामोशी, तो खामोशी वाले फेज में आप। अच्छी बात है, अच्छी बात है। पता है ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मैंने भी ये किया अभी रिसेंटली, अगर आपने देखा हो कि साल हो गया तकरीबन मैं बिल्कुल ही आउट था। कराची वाइन्स तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमने उसको खैराबाद कहा हुआ है फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन मेरा अपना भी जो था ना लाइक जो मैं अपने चैनल पे करता रहता हूँ इस तरह की, उसमें भी मैंने काफ़ी टाइम लिया। मैं दुबई चला गया, कुछ चीज़ें की, अभी ये कि आना जाना लगा रहता है, कभी दुबई कभी यहाँ। लेकिन पॉज जो लिया ना उसमें ये समझ में आया कि यार वो एनर्जी ना इंसान की वक्त के साथ साथ थोड़ी सी ख़त्म होती रहती है, कि जब वो बिल्कुल पैशन पे होता है फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं जो डिसहार्ट कर देती है इंसान को। ऑब्वियसली अच्छे एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस दोनों रहते हैं, तो उसी की बेसिस पे मैंने पॉज लिया। और पॉज लेके जब मैं थोड़ा सा ना कहते हैं हील हुए, माइंड हील हुआ, रिलैक्स मिला, फैमिली को टाइम दिया, बेटी हुई माशाल्लाह, उसमें भरपूर बाप वाली फ़राइज़ अंजाम दिए, दे भी रहे हैं। तो इन चीज़ों ने ना वो मोटिवेशन थी जो आज से 8 साल पहले 9 साल पहले थी, और दोबारा से थोड़ा सा ना कुछ नए तरीके से आने की कोशिश की है कि क्योंकि देखो यार बड़े हो गए, कॉमेडी तो कर नहीं सकते। तो इसी तरीके से तुम्हारी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि भाई जो सिंगर होते हैं या कोई जो भी आर्टिस्ट हैं उसको भी कभी ना कभी ब्रेक चाहिए होता है, चाहे वो किसी मकाम पे पहुँचे ना पहुँचे। मतलब देखें जद्दोजहद किया आपने, लेकिन हो सकता है आप मकाम पे ना पहुँचे, लेकिन अगर आप पहुँच गए तो डेफिनेटली ब्रेक तो लेंगे, लेकिन नहीं भी पहुँचे ना तो भी आप ब्रेक लें। शायद हो सकता है कि आपने वो जो वो कहते हैं ना सुकून आपकी ज़िंदगी में जो माइंड को चाहिए आपको बड़ा बनाने के लिए, वो आपका वेट कर रहा है शायद उस पॉज के लिए। और मैं समझती हूँ आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोगों को हील कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, तो खुद भी तो हील होना जरूरी है। तो जब आप दूसरों को हील कर रहे हो तो उसके लिए आपको खुद का भी फ्रेश होकर फ्रेश होना, खुद को भी लाइक सेल्फ हीलिंग ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप खुद ही अंदर से ब्रोकन हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे, तो आप दूसरों को क्या हील करोगे? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा मतलब इंडिया के एक्सपीरियंस के हवाले से तो हम बात करेंगे कि इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले करते हैं पाकिस्तान के हवाले से बात। यार एक चीज़ है मेरे दिल में थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, और पाकिस्तान आइडल में जब तुम्हारा ऑडिशन हुआ था और सामने आई गेस बुशरा अंसारी, अली अज़मत और हदीका कयानी, राइट? बिल्कुल। अच्छा मुझे ऐसा लगा कि यार देखो हर इंसान की ना एक अपनी अदा होती है, एक अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक इंसान के अंदर होती है ना, कि इंसान थोड़ा सा जॉली है, थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा मजाक है, थोड़ा मासूम है, भोलापन है। मुझे नहीं पता वहाँ पे एनर्जी क्या कह रही थी, क्योंकि आज तुम मेरे सामने हो तो मैं पूछूंगा एज अ व्यूअर जो मैंने देखा कि यार तुम्हारा शायद वो उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, तुम्हारे भोलेपन को उन्होंने ना कैश करने की सूरत में, यानी कि कंटेंट की सूरत में कि यार इस पर रेटिंग आएगी, ये तो बड़ा चलेगा और लोग मजाक उड़ाएंगे, कमेंट्स करेंगे, उसमें प्रिटेंड किया गया। लेकिन डेफिनेटली बात है, कहते हैं ना कि टैलेंट जो होता है वो अच्छे अच्छों की ज़बान बंद करा देता है। तो वो सबने देखा, पूरी दुनिया ने, जब तुम्हारा माशाल्लाह से टैलेंट दुनिया के सामने आया। लेकिन क्या था, कुछ थोड़ा सा शेयर करो ना एक्सपीरियंस अपना। मैं ये नहीं कह रहा, देखें तीनों लेजेंड्स हैं यार, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई गलती भी है, अगर मैंने गलत परसीव किया तो थोड़ा सा बताओ। नहीं, एक्चुअली उनसे पहले ही एक और ऑडिशन हुआ था जो कि रागा बैंड्स ने लिया था। सही है। तो वो उसके बाद जो वहाँ से सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद मेन इन्होंने ऑडिशन लिया था, तो वो एक्चुअली सेलेक्टेड ही लोग थे एक तरीके से कहेंगे, उसमें से फिर और सिलेक्शन हुई थी ऑब्वियस। ठीक है, अब ये जो चीज़ थी क्योंकि यार आप एक बात बताओ, एक स्कूल की स्टूडेंट जिसने कभी मीडिया को देखा ही नहीं अंदर से, ऐसे ही है, इतना सा एक्सपीरियंस नहीं
उस बच्ची को कि कैमरे के आगे क्या बिहेव करना है ऐसे ही यार। है। एक 8th ग्रेड की स्टूडेंट है, 14 8 इयर्स क्लास में हाँ सीरियसली वाओ 8-9 में थी मैं, तो वो मतलब आई वॉज अराउंड 14 ईयर्स ओल्ड यार, मतलब 14 साल की बच्ची से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे। एंड दूसरी बात कि जैसे आपने बोला कि उनको रेटिंग और कंटेंट असल में वो कहते हैं ना रायता चाहिए होता है, उसके लिए उन्होंने बोला था कि आप मतलब ऐसे आप और क्या क्या करते हो, तो उन्होंने जैसे आपसे उगलवाते हैं चीज़ें, तो वो उन्होंने पीछे से ये चीज़ किया कि आप और क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला मैं ऐसे 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 ऐसे, तो मैं बताया उनको कि मैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक्ट कर सकते हो, आपने जो स्कूल में एक्टिंग की थी। तो मैंने कहा मैं कर दूंगी, मुझे क्या पता था वो किस पर्पस के लिए मांग रहे हैं, क्या उनको चाहिए। लेकिन और दूसरा फिर मुझे खुद भी श्योर नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो भी जाऊंगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने मंझे हुए सिंगर्स थे जो कह लें कि सीखे हुए थे। बिल्कुल। और मुझे सीखा हुआ क्या, मुझे तो सिंगिंग में स्कूल में करती थी, मतलब जैसे नात का कंपटीशन हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, मुझे तो ये एक्सपीरियंस था, मुझे और कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। और मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से वो लोग आगे पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा, बेसिकली बहुत से लोग जो मीडिया से जिनका वास्ता नहीं पड़ता, मैं उनको बताना चाहता हूँ, होता ये है कि कोई भी रियलिटी शो होता है ना, चाहे किसी भी चैनल के ऊपर हो, और उसमें ऑडिशन बेस अगर वो है, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि भाई हज़ारों लोग पहुँचते हैं लोकेशन पे, तो कुछ ना एसोसिएट प्रोड्यूसर्स होते हैं जिन बेसिकली असल जो निकाल के लाते हैं ना वो लोग होते हैं। मैं समझता हूँ जो सामने 3 जजेस हैं ना, वो तो एक पपेट्स हैं कि चैनल ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रोड्यूसर ने, उनको उसी तरीके से लेके चलना है। बट एक्चुअल जो उनके सामने लोगों को प्रिटेंड करना है जिस पे कंटेंट शूट होगा, बिल्कुल वो लोग हैं 10-15 लोग जो एसोसिएट प्रोड्यूसर्स हैं, और वो लोग निकालते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रह चुका है रियलिटी शो का, तो मैं जानता हूँ कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो पब्लिक में आते हैं आम बंदों की तरह, ठीक है ना, वो देखते हैं कि भाई ये बंदा गा रहा है, ये गा रहा है, लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसी के अंदर जो है ना वो निकालते हैं लोगों को और लेके जाते हैं मेन फोरम के लिए। यानी कि जैसे 1000 बंदा आ गया तो 1000 बंदे का ऑडिशन तो नहीं लेंगे एक दिन में, सही बात तो सिर्फ उन्होंने 50 लोग निकाले, 100 लोग निकाले, उसमें से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स भी निकालते हैं जो सबसे गंदा गाते होंगे, वो भी निकालते हैं, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए, उनको सारी चीज़ें चाहिए। एनीवेज तो अच्छा, शोर शराबी की अगर आवाज़ आए तो आप टेंशन नहीं लें, घर है ना ये, तो चाय वाय चलती रहती है। एनीवे तो मैं बता दूं कि इस तरीके से जो है ना ये सिलसिला चलता है, और उसके बाद ना ये लोग आधा कंटेंट का प्लान पहले ही कर चुके होते हैं कि भाई किस में क्या मसाला चाहिए। तो मैं देखो ना, उन्होंने वही स्क्रिप्ट दिया ना उन्होंने। हाँ, और फिर दूसरी बात ये कि यार वो ऑलरेडी जो 3 जजेस होते हैं या जो मेन जजेस होता है पैनल, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को कैसे ऑडिशन करेंगे, उनके पास खुद को ही टाइम नहीं होता इतना। तो जो उनके पास वही लोग आते हैं ना जो ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हुए होते हैं, तो उनको भी इजी होता है करने में, और फिर आवाम भी कम होती है। अभी इतनी बिलियंस की आवाम को कैसे डील करेंगे भाई, ये अब एक दिन में कैसे ट्रीट करें या 3 दिन में कैसे डील करें। तो ये सब हुआ होता है। कुछ ऑनलाइन ऑडिशंस भी थे उसमें से, वो उसमें से आधे तो वैसे ही हो जाते हैं। फिर दूसरा ये कि फिर कह लें कि फिर इस तरीके से दूसरे लोग करते हैं, फिर फाइनल ऑडिशंस ये होते हैं। सही ये भी था। तो खैर एनीवे देखें, एक्सपीरियंस के ऊपर बात इसलिए हो रही है कि नॉलेज जो है ना वो लोगों को मिले। क्योंकि देखें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारे पाकिस्तान आइडल की जो मैनेजमेंट थी या जो चैनल था उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तरीक़ेकार सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है ना। और फॉर्मेट कहाँ से आए, फॉर्मेट जो है ना वो फॉलो ही किए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो एनीवे देखें, किसी की बुराई नहीं है, एक तरीका है, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आना है। लेकिन बस भाई कहते हैं ना, किसी की किस्मत होती है, किसी की किस्मत देर से जागती है। तो मुझे तो हमेशा लगता है भाई ये है सुपरस्टार, है तो हमारे लिए, लेकिन दुनिया के लिए कब बनेगी, जब इसको मौका मिलेगा तो मिल जाएगा इस पॉडकास्ट के बाद। मेरे भाई कोई फ़ैन, कोई अच्छा प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, 1-2 के नाम ले लूँ मैं जिनको जानता हूँ। खैर छोड़ो, बाद में मसला हो जाएगा कि यार तुमने फंसवा दिया हमें। तो खैर एनीवे भाई, टैलेंट देखो कहीं छुपता नहीं है, टैलेंट आ जाता है, वो हमने उसमें भी देखा तुम्हारे ऑडिशन में। तो बताओ थोड़ा सा आगे का कि क्या था, तुम जब अंदर गई उन्होंने क्या क्या बोला, और किस तरीके तुम्हें कहाँ पे ऐसा लगा कि यार बस ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी है, मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन कहीं तो बुरा लगेगा ना। नहीं, मुझे उस टाइम वो एक ऐसा फुल ऑफ इमोशंस होता है बंदा कि उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा होता ना। और फिर ऐसी एज में आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना ज़्यादा मैच्योर होगा कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन मेरा ऑडिशन सबसे ज़्यादा लंबा था पाकिस्तान आइडल के इस कह लो के शो पे, क्योंकि उन्होंने मुझसे
मल्टी लैंग्वेज गाने सुने। मैंने उर्दू भी उनको सुनाया, मैंने इंग्लिश भी उनको सुनाया, मैंने पश्तो भी उनको सुनाया। तुम इंग्लिश भी गाती हो? हाँ। पश्तो भी गाती हो? हाँ। ना करो। हाँ, मुझे खबर दमन। अच्छा खैर नहीं तो कुछ मतलब गाने बोलना नहीं आता ऑब्वियसली, इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन ये है कि मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना बहुत पसंद है। अच्छा इंग्लिश में ये वाला आता है तुम्हें? कौन सा? नहीं आता यार। ये अगर तुमने गा दिया होता ना इस वक्त, एक नई तुम्हारी फॉलोइंग जो है ना बननी शुरू हो जाती है। एनीवे खैर चलो। अच्छा मेरे खास आप जी, आपने कहा कि इंग्लिश भी जो है ना आप कर लेती, तो एक मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं कभी ये गाना पियानो पे कवर करूँ। कॉर्ड्स मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, बट मैंने खोलनी है सामने, तो मैंने सोचा कि यार हम यहीं से देख के छोटा सा, मेरी खुशी के लिए, ठीक है, मेरी खुशी के लिए। फोकस वगैरह सही है भाई हमारा, मेरा आगे पीछे मुफ्त तो नहीं हो रहा मैं, बस क्योंकि ये मुझे चाहिए बेहतरीन किस्म का। Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. ओए होए 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 होए, माहौल ही अलग हो गया। इंग्लिश माहौल हो जाएगी, ठीक है ना। इंग्लिश डेट, इंग्लिश शादी, नहीं इंग्लिश डेट, इंग्लिश रिश्ता, इंग्लिश शादी और इंग्लिश माहौल, चौथा पार्ट आ चुका है जी, आपको जिसका इंतजार था। मुझे याद है ये बिल्कुल। तो यार हमारी कराची वाइन्स की पहचान रही है भाई। जी 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 जी। अच्छा वो मेरी पसंदीदा है, पता है? अच्छा मेरी बहुत पसंदीदा है, क्योंकि मुझे याद है ना कि उस आमिर भाई का दिमाग था वो, जो लिखा उन्होंने, मतलब जितना कनेक्टिंग वो था ना, मैं समझता हूँ कि कराची वाइन्स की हिस्ट्री में कोई इतना, उसके बाद एक और था वो वाला, कौन सा था? नहीं प्रो कोड नहीं, कनेक्टिंग में यार नाम देखो, सोशल मीडिया ट्रेंड्स वाला जो था हमारा, दास्तान सोशल मीडिया सोशल मीडिया जो हम बनाते थे ना, हमने 2-3 साल बनाई है, वो बड़ी हिट हमारी सीरीज़ थी, अब रोक दिया खैर। एनीवे अच्छा मेरे बात निकली थी पाकिस्तान आइडल से और वहाँ के एक्सपीरियंस से। तो जजेस का जो एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, तुम्हें क्या लगता है कि यार सो फार ओवरऑल यानी पूरे इवेंट के अंदर कैसा रहा? अच्छा था, मतलब सही थे वो लोग। वैसे तो कोई एक्स्ट्रा मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन हाँ बुशरा अंसारी उनसे ज़्यादा मेरी बुशरा आपा से रही है बाद में। सपोर्टिव होते हैं लोग ये लोग ना। हाँ उनकी एक्चुअली आई थिंक नवासी थी, वो मेरी आवाज़ को बहुत पसंद करती थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं एलिमिनेट हुई थी तो वो जो है वो नहीं, वो बुशरा आपा को बोल रही थी कि इनको क्यों निकाला है, इसको क्यों निकाला है आपने, क्या ऐसे क्या खराबी है जो निकाला है। तो उन्होंने कहा अभी मैं क्या कर सकती हूँ कि वोटिंग का था सिचुएशन, क्योंकि वोट्स थे, लेकिन आपको पता है कि वोट्स भी बस नाम के ही होते हैं। हाँ ये तो खैर एनीवे, ये तो देखो रियलिटी है ना इसमें। तो अब तो खैर सबको ही पता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब तो खैर एनीवे सही बात है। इंडिया का थोड़ा सा बताओ। इंडिया में गई एशिया सुपरस्टार, सिंगिंग सुपरस्टार शंकर महादेवन, और इसके अलावा कौन कौन थे उसमें? शफकत अमान अली हमारे पाकिस्तान के, नहीं इंडिया से वही थे, खाली वही थे ना उसमें। हाँ। और एहसन खान हमारे साथ, मतलब पाकिस्तान की तरफ से वो होस्टिंग कर रहे थे। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे हुआ, कैसे गई और वहाँ तक कैसे पहुँची? पाकिस्तान आइडल के बाद हुआ था ना वो? हाँ पाकिस्तान आइडल के 1-1.5 साल के बाद हुआ था। सही है। तो वो भी एक्चुअली जियो की और ZTV की कोलैबोरेशन थी। सही है। तो वहाँ पे पाकिस्तान आइडल की वजह से जियो की प्रोडक्शन ऑलरेडी जानती थी मुझे, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे अप्रोच किया था कि हम आपको, मतलब ऑडिशन हुआ मेरा ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से, बट उन्होंने कहा कि ऐसा रियलिटी शो है तो हम चाहेंगे कि आप ऑडिशन दो आकर। सही है। तो वहाँ पे भी सेलेक्टेड लोग थे काफ़ी, जिनको मतलब यानी ज़्यादा ऑडिशन करवाया गया। शफकत अमानत अली ले लिया था। तो अच्छा उसमें ये हुआ ये कि उन्होंने सेलेक्ट ही मुझे किया फीमेल साइड से, और कोई लिया ही नहीं उन्होंने। अच्छा मतलब पाकिस्तान से एक ही फीमेल गई थी? हाँ बाकी सारे मेल सिंगर्स थे, पाकिस्तान से फीमेल में ही थी।
तो इस चीज़ को भी लेके बड़ा एक क्या कहते हैं ना, ऑडिशन में एक कुछ लोगों ने बड़ा बनाया कि नहीं ये तो प्री प्लान्ड होगा इसलिए लिया है। मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन ऑडिशन मैंने दिया है, दैट आई नो, और उसमें से सिलेक्शन हुई है मेरी तो ऑब्वियसली टैलेंट के बेसिस पे। और मैं एक बात इस चीज़ को मेंशन करूँगी कि इंडियन क्राइटेरिया सिंगिंग का बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। सही है, वहाँ पे बचपन से ही सिंगिंग सिखाई जाती है और वो सिंगिंग को एज अ रिलीजन लेते हैं। अच्छा, रिलीजन और कल्चर दोनों पार्ट है उसका, हमारे बिल्कुल है। दोनों में नहीं आता। कल्चर में तो शायद आ जाता है, लेकिन ये भी तो मसला रहता है ना, एक हस्ब इख्तलाफ टैलेंटेड फील्ड है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे अगर आप किसी को भेज रहे हो तो वहाँ ऑब्वियसली सोच समझ करके भेजोगे, क्योंकि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहाँ पे आप ऐसे हर किसी को नहीं भेज सकते। समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, तो खैर ये हुआ। उसके बाद जो है फिर मैंने ऑडिशन दिया था, वहाँ पे भी यही सिलसिला हुआ। मैंने उर्दू भी गाए थे और एक थोड़ा इंडियन गाना था, वो बड़ा अरेबिक स्टाइल में, वो मैंने पाकिस्तान आइडल में भी गाया था। अच्छा हाँ 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 हाँ। अच्छा, जर्नी के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ से तुम पाकिस्तान पहुँची, मुंबई गई थी, दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर मतलब थोड़ा सा बताओ ना एक्सपीरियंस, थोड़ा कंसाइज करके। दिल्ली में हम लोग अच्छा, अकेली गई थी या फैमिली में से भी कोई गया था? नहीं, उस टाइम भी आई वाज अंडर एज, तो पेरेंट टेक अलाउ था। सही है। मेरे फादर मेरे साथ। अरे वाह, क्या बात है। बेचारी वैसी घर में रहती है, हाँ, उनको घर में हाँ। रहने का शौक है। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ज़्यादातर मेरे भाई या मेरे फादर ही साथ होते थे। सही है। तो मेरे अब्बू साथ गए थे मेरे, और हम लोग ने 1 महीना स्टे किया था। अच्छा, जियो ने इसमें तुम्हें सपोर्ट किया था वहाँ जाने में, मतलब इस शो का पार्ट बनने में? हाँ, सपोर्ट किया था। और जियो पे ही पाकिस्तान आइडल भी आया था। जी जी। तो देखिए, बताने का मकसद ये है कि हमारे लोग चैनल भी जो है ना वो टैलेंट पे नज़र रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि देखें उनकी भी गलती नहीं होती। 50,000 लोग हैं, भेजना 5 को है या 50 को है, तो कहीं ना कहीं तो किसी के साथ लगेगा उसको कि नाइंसाफ़ी हुई है, बट ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं सिला मिलता भी है। तो खैर फिर पहुंची दिल्ली। नहीं, फिर वो रेपुटेशन की भी बात आ जाती है ना, कि यार आप दूसरे कंट्री में किसी को भेज रहे हो तो फिर वो वहाँ जाके परफॉर्म नहीं सही कर पाए। हाँ, नहीं देखिए, परफॉर्मेंस वाले बहुत होते हैं। हाँ, एक होता है ना कि यार टैलेंट होने के साथ आपके पीछे अगर बैक है तो डबल हो गया। आपके पीछे बैक नहीं थी, आप अपने टैलेंट पे आई, तो उसके उस सिनेरियो में बहुत बड़ी चीज़ है कि एक चैनल ने आपको एक बिल्कुल ना मिडिल क्लास फैमिली से निकाल के किसी को आप मौका देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा ही है। तो खैर दिल्ली गई। हाँ, दिल्ली हम लोग गए और काफ़ी वहाँ पे मतलब 1 मंथ का स्टे था। 15 डेज़ हमारी कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्डिंग चली थी, 15 डेज़ हमारी रिहर्सल थी। तो पहले रिहर्सल थी, उस टाइम पे हम बड़ा घूमे फिरे। दिल्ली गेट हमने देखा, फिर लाल किला देखा उधर का, जहाँ पे पीके मूवी की शूट हुई थी। उन्होंने बताया भी यहाँ पीके मूवी की शूट हुई थी, और जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ बजरंगी भाईजान की भी शूट हुई थी। अरे वाह। तो और उसके अलावा हमने वहाँ पे जो दरगाह शरीफ है वहाँ में उन्होंने विज़िट कराया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है उधर, वो भी लगती है, उधर भी हमने विज़िट किया, उन्होंने कराया था। और मतलब यार एक सेकंड बात काट रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ें हमने मूवीज़ में देखी हैं और बहुत देखी हैं, ऐसा ही है? जी जी। कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप जाते हो, आप देखते हो कि यार वाओ, कि ये वो जगह हैं जहाँ मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती आने की, क्योंकि मुल्क की पॉलिटिक्स सही बात है, सही नहीं है। तो बट फिर भी कैसा एक्सपीरियंस होता है कि यार सोचो आप बजरंगी भाईजान, ये सलमान खान यहाँ से निकल के जा रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मेरा ना एक एक्सपीरियंस है फुकेट का, क्योंकि थाईलैंड में बड़ा जाना होता है। तो फुकेट में ना जिस जगह पे हम लोग बैंगलोर स्ट्रीट के सामने एक जगह है, छोटी सी पैच है वो ना, यानी कि जो साहिल समंदर की पट्टी है, तो वहाँ पे ना वो है ना पार्टनर फिल्म, गोविंदा और उसकी। तो उसमें जब वो आता है ना, प्रेम भाई भागता हुआ जब आता है ना, वो थाईलैंड में एक जगह पे अपनी फैमिली के साथ निकलता है और गोविंदा भागता हुआ अचानक से पहुंच जाता है, बोलता है भाई यहाँ पे भी आ गया। तो वो सीन जहाँ शूट हुआ है ना, वहाँ पे हम लोग 10वीं दफ़ा जाते हैं, और जब भी मैं जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार सल्लू भाई, गोविंदा भाई, यहाँ से इन्हीं टुक टुक गाड़ियों में बैठ के आगे गए यार, मतलब वो होती है ना एक मजे की फीलिंग। तो खैर बताओ थोड़ा और मजे का। तो वो जाहिर सी बात है, वो बड़ा फैक्सिनेटिंग लग रहा था उस टाइम पे कि यार यहाँ पे शूट हुई है और ये वो सारा। फिर एक चीज़, फिर हम चांदनी चौक भी गए थे, बाज़ार बिल्कुल ऐसे जैसे देखें तो वो खाना, मुझे जो स्ट्रीट फूड था मुझे बिल्कुल पाकिस्तानी लगा, सच्ची बताऊं। स्ट्रीट फूड में पाकिस्तान की और इंडिया में आई थिंक कोई इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई क्यों नहीं होगा, पहले इंडिया था बाद में फिर पाकिस्तान हुआ ना।
हाँ सच्ची तो में। पहले तो वहाँ था, फिर वहाँ यहाँ आया। तो मुझे तो मतलब वहाँ की जो लोग थे बड़े वेलकमिंग थे और उनके साथ इंटरेक्शन करने में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, दिल्ली मुंबई के लोगों में भी बड़ा फ़र्क है। जो दिल्ली वाले हैं वो बड़े ऐसे जैसे गुस्से वाले नहीं, उनकी लैंग्वेज ही अलग है, स्लैंग, थोड़ी स्लैंग है। कराची वाला साहब है ना, हाँ बदमाश। हाँ, वही मैं उसी चीज की तरफ छोड़ूंगा नहीं रे, ये हाँ स्टार्ट कर भाई, हम तो आपची मुंबई वाले ऐसे बात करते थे वो लोग, और तुम क्या कर रही हो, तुम क्या ये वो ऐसे करके। तो मुझे एक्सेंट भी उनका ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था मुझे कि याद हो गया था कि अच्छा, सबसे बड़ा सिनेरियो होता है कि ना जब आप किसी इंडियन से दोस्ती करते हो तब आपको पता चलता है कि उनका ना एक्सेप्ट करने का भी अंदाज ये है, मतलब भाई काम कर लोगे यार, भाई कर दे प्लीज़ यार, अरे कह तो दिया हाँ, अबे हाँ ये कहाँ है भाई, ये तो ना है। तो ये होता है बड़ा मसला। भैया बहुत बोलते हैं, हाँ भैया ये देना, भैया ये देना, भैया ये देना। मैं वहाँ जाके भैया बोलना सीख गई थी। भैया जी इधर आइएगा। और दूसरा ये कि वो लोग जब मैं बात करते थे, हम लोग बात करते थे, तो वो मुझसे हमेशा बोलते कितनी तमीज से बात करती हो तुम। मैंने कहा यार हम तो ऐसे ही बात करते हैं कि आप कर लें, आप ऐसे कर लें, या मैं इधर आ जाऊं, मतलब एक रिस्पेक्ट के। तो वो लोग धीमा ले जा, इतना ये क्या है, ये इतने ड्रामे हमसे नहीं होते भाई, हम तो ऐसे बात करती है क्या, इतना हमें इतनी इज्जत नहीं चाहिए, हमें आप अपनी इज्जत अपने पास रखें। यार मतलब मैं कोई फेक नहीं कर रही, लेकिन ये बात करने का है ही कि यार ये पाकिस्तानी मतलब आप लोग के ना ट्रेडिशन बड़ा ऐसा है, तहजीब वाला है। अच्छा ये पता है क्यों हुआ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है। देखो वहाँ पे भी ना एक नफरत बोई गई है, एक बहुत बड़ी एक ना सोसाइटी के अंदर खामा में, लेकिन वो नफरत को आप कितना भी फैला लो कहीं ना कहीं तो नहीं पहुँच पाती। तो जो नहीं पहुँच पाती ना, वहाँ से आप रियलाइज़ करते हो कि यार मुल्क कैसा है, लोग कैसे हैं और असल रियलिटी क्या है। नहीं है। अब ये देख रही हो ना तुम, जैसे तुम्हें उसने बोला होगा भाई इतनी इज्जत आप ना दें, उसको क्यों लगा, उसको पता है क्यों लगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो नफरत थोड़ी सी होगी, एक्सट्रीम पे नहीं है बट थोड़ी बहुत डाली हुई ना, तो उसकी बेस पे उसने देखा यार ये इंडिया आई है पाकिस्तान से और शायद ज़्यादा ही कोई ना प्यार जता रही है या फेक कर रही है या बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं होते, खुदा की कसम लाहौर जाता हूँ मैं, मेरा यही तरीका है बात करने का। मुझे लोग कहते हैं यार आप बड़े तरीके से बात करते हैं यार, आपका ये माशाल्लाह अखलाक। मैंने अखलाक क्या यार, उर्दू है ये। अब वहाँ पे ओ पढ़ यार, वो यार फर ले यार यूँ करके ना, मुझे नहीं आती पंजाबी, लेकिन हम कह रहे हैं भाईजान ये ज़रा उठा के दे दीजिएगा। उनकी हवा ख़राब के भाई ये क्या कर दिया इसने, ये क्या, ये कहीं हमें ताना तो नहीं मार रहा कि देखो मुझे आती है बोलनी उर्दू और तुम्हें नहीं। एनीवे, तो इंडिया में और क्या क्या कोई मज़े की कोई याद, कोई स्टोरी? हाँ बिल्कुल। अच्छा सेफ फील होता था वहाँ पे या डर लगता था कहीं ना कहीं? नहीं, अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, ये मैंने वैसे कहीं मेंशन करी नहीं है कहीं, लेकिन जब हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने सख्ती से मना किया था, आप लोग बिल्कुल किसी को नहीं बोलेगा आप पाकिस्तान से आए हो। हैं वजह? सच्ची में वजह कोई भी हो सकता है, हर दिमाग उस टाइम पे आई थिंक वो भी चल रहा था बड़ा पॉलिटिकली उस टाइम पे। मैं समझ गया, काफ़ी सारे आर्टिस्टों के साथ हुआ था, वो सीन भी था, उसी सीन में हम लोग गए भी, तो वो इस वजह से भी मना करते। फिर 24 घंटे हमारे साथ सिविल में होती थी। अच्छा ये भी मैंने सुना है कि रोज़ाना सुबह पुलिस थाने में जाके आपको हाजिरी लगानी होती है, ऐसा कुछ था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो थाने क्या इंडिया जाने से पहले उन्होंने इतनी तो डॉक्यूमेंटेशन फिल करवाएं। उन्होंने पूछा भाई इनके किसी आर्मी में तो नहीं है कोई, मतलब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो नाना दादा सबके, उनके भी दादा, उनके भी नाना, उनके भी नाना, सबके बारे में उन्होंने पूछ लिया। सही है कि कहीं ऐसा कोई लिंक तो नहीं है जो मतलब इस तरीके से कोई ना कोई टारगेरियन, कोई ना कोई जो है ना बरेथियन ना निकला इनके उसमें से ना। तो बस थैंकफुली ऐसा हमारा कोई। तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स? क्या तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? नहीं, हमें सीजन बस तुम्हारे सर पे से गुजर गई होगी, जो 2 नाम मैंने भी लिए ना, इनको जो मेरे साथ आया ना उनको बड़ा पता होगा। हाँ शायद देखा हो भाई ने, भाई मुस्कुरा रहे हैं। एनीवे खैर, अच्छा तो ठीक है, फैक्ट है क्यों, देखो ये मेरी ना हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि कभी मेरा इंडिया जाना होगा ना। अच्छा मैंने तो थोड़े बहुत छोटे मोटे से पंगे भी लिए हैं ना वीडियोस की फॉर्म में, क्योंकि कुछ नहीं पता, हेट कहीं से भी फैल सकता, मतलब मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैंने कोई हेट फैलाया हो, मैंने तो जनरल बात रखी है। बट होता है ना किसी को नहीं पता कि भाई आपकी किस चीज़ को इशू बना लें। तो मुझे ये लगता है कि मैं कभी भी इंडिया गया ना तो यही वाला डर तो मुझे लगेगा कि यार कोई आके मार तो नहीं देगा कहीं, कोई पर्सनल, क्योंकि देखो यार मैं अपने मुल्क में फिर रहा हूँ ना, मुझे अगर किसी मुल्क वाले से खार होगी और मेरे सामने वो जिंदा सामने जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ सकता है कि मेरे एक्सिस में चलो यार मैं अपना कर लूँ, और मैं इस बेस पे भी कर सकता हूँ कि यार देखो मैंने तो मुल्क में से दुश्मन को निकाला है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। एनीवे तो और बताओ कुछ, वहाँ पे घूमते फिरते थे तो क्या फीलिंग्स होती थी? ज़्यादातर तो नहीं घूम पाती थी एक्चुअली। वहाँ बैड लक मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब वहाँ गई हूँ तो 2 दिन के बाद ही जाके मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसका
इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ कि मेरी आवाज़ जो जैसी अभी है वैसी नहीं थी। मेरी आवाज़ जैसे एक होनी भारी नहीं चाहिए। होती वो वाली, अच्छा, मेरे गले में छाले हो गए थे। फिर जैसे मैं चलिए एक मिसाल देती हूँ, सिंगर जैसे रेशमा जी है ना, आसान वैसी कर लें, आवाज़ हो गई थी। गला कट गया था, हाँ, सही है ना? डेड हो गया था बिल्कुल ही। तो फिर कैसे किया? तो मेरे गले में इतने मोटे मोटे छाले हो गए थे और फिर मेरा मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चला दिल्ली के। और मेरी जो असिस्टेंट थी उन्होंने जब कैमरे पे देखा मेरे थ्रॉट की कंडीशन, वो बेचारी वहीं बैठे बैठे रोना शुरू हो गई, हर्षिता दीदी। तो हाँ, हर्षिता दीदी अब मत रोइएगा, देखें या सही हो गई है। तो वहाँ ये बड़ा एक बैड लक हुआ। दूसरा ये कि वो उसी तबीयत में मैंने परफॉर्म भी किया। सीरियसली ये मंसूर, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं एक दिन, क्या बोला तुमने? मंसूर? अरे इतने टाइम के बाद मेरा किसी ने नाम लिया। हाँ हाँ, खैर कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मतलब आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे ऐसा लगता था मैं अब एलिमिनेट हो जाऊंगी, अब मैं निकल जाऊंगी। अच्छा, इस चीज़ का पता मतलब जजेस को भी था कि मेरी क्या कंडीशन है, लेकिन वो इस चीज़ को उनके लिए कोई इतना मैटर नहीं कर रहा था। और वहाँ पे भी पार्शलिटी हुई है, मैं सच बताऊँ तो। हालांकि इतने बड़े बड़े जजेस थे, लेकिन वो भी कर रहा उन्होंने भी। क्यों नहीं सच्ची- होगा? सच्ची। होगा। हाँ, एक होता है ना, जाहिर सी बात है, अपने वालों को ज़्यादा एक सपोर्ट होती है। फिर आप उन्हीं के ही ग्राउंड में जाके खेल रहे हो। तो हमारे वाले ने सपोर्ट किया था, नहीं किया था? ना बाबा, हम लवारिस पड़े हुए थे वहाँ। क्यों? हमारे सच्ची में? उन्होंने भी नहीं किया, नहीं, शफकत भाई ने भी नहीं नहीं, किया। मतलब नहीं, मतलब पूछा वो भी नहीं। है नहीं, सच्ची में यार, हो सकता है कोई मजबूरी हो उनकी, कोई पीछे से बाउंड्री, तो हम उनको तो गलत नहीं कह सकते ना। वो भी तो किसी ना यार, वो किसी काम के करते हैं काम ना कर रहे हैं ना उधर, यार। वो भी इसलिए। तो उनको जो इंस्ट्रक्शंस पीछे से जाहिर ही होंगी, बात है। हो सकता है क्योंकि मैं जितना उनको जानता हूँ ना, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी आवाज़ कोई सुने और उन जैसा बंदा, और वो कभी तुम्हें पूछे भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यही तो बोली हूँ कि आवाज़ उस टाइम मेरी ऐसी हो रही थी। फिर तबीयत मुझे थ्रू आउट द शो मैं 102, 103, 104 बुखार में रहती थी, उसी में मैं ओहो। परफॉर्म करती तो थी। वापसी तुम्हारा कुछ हुआ था, मैंने देखा कि उसमें कि तुम्हारी वापसी जब एलिमिनेशन किस यार, तरीके मैं से सेमी किया, फाइनलिस्ट रही हूँ। तो उसमें Seriously? कैसे उसका हुआ, क्या हुआ था तुम्हारा? क्या, मतलब किस लाइक चीज़ का? एलिमिनेशन में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एलिमिनेशन में यार देखो, मैं आपको बात बताऊं कि जो गाने होते हैं ना, वो एक्चुअली राइट्स की बेसिस पे रखे जाते हैं कि किसी पे कॉपीराइट ना लगे। सही ठीक है। अच्छा, अब वो हमें एक लिस्ट देते थे कि भाई ये और वहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग एपिसोड रिकॉर्ड होती थी। अब वो हमें गाने देते थे। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि जो गाने मुझे कंफर्टेबल होते थे वो उठा के अपने सिंगर्स को दे दिया करते थे। सही है। हो गई ना बाइसनेस हो गई थोड़ी। तो उस टाइम पे वो बोलते थे, या मैं कोई गाना बोलती थी कि इसके आप राइट्स चेक करा लें, तो वो बोलते थे कि नहीं, इसके राइट्स अवेलेबल है नहीं हमारे पास। एंड द नेक्स्ट डे वो उनका सिंगर गा रहा होता था। यार देखो, वही वाली बात हो गई ना, उनको जब पहले से क्लियर है कि स्क्रिप्ट क्या चल रही है या किसी भी शो में, तो वो इसी तरह के एक्सक्यूजेस आपको देखने को मिलते हैं ना। जैसे मुझे याद है कि मैंने जो रियलिटी शो किया था, उसमें बहुत मतलब ना, मैं अपनी जान डाल रहा हूँ, मैं अपना पूरी एनर्जी डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग भी करनी है, मुझे उसमें डांस भी करना था और गाना भी गाना था, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये लोग मतलब मेरा वो कोई एक्साइटमेंट इनको दिख नहीं रही, या ये हाँ बस ठीक है, सही है, तुम देख लेना अपने हिसाब से। तो मैंने कहा सर, मैं आप ही के शो के लिए कर रहा हूँ ना। तो हम बच्चे थे, तब पता चला कि यार ये तो पहले से डिसाइडेड होता है और उसी बंदे पे इन्वेस्ट हो रहा होता है कि उसके लिए अगर कोई एक शेरवानी बननी है ना उसके साइज़ की, तो वो बन के भी आएगी फाइनल एपिसोड के लिए या उसके लिए, क्योंकि उसको ओवरऑल स्टोरी लेके चलनी होती है ना, ताकि अगले सीजन पे भी तो लेके जाना है। अच्छा मेरा शंकर महादेवन, उनके साथ तुम्हें काम करने का मौका मिला, बहुत से लोगों के लिए लेजेंड हैं वो, बड़े मशहूर ट्रैक्स और बहुत नेक्स्ट लेवल काम। बिल्कुल होता है ना, इंसान एक मूवीज़ में देखता है और एक इमेजिनरी दुनिया भी बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप उनके एक्सेस में नहीं है। सही बात अपने है। मुल्क के लोगों के साथ तो आपको पता है कभी भी मुलाकात हो ही जाएगी, पॉसिबिलिटी है, बट एक जगह जहाँ आपको लगे पॉसिबिलिटी नहीं होती, और इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े मंच पे आपको ऐसी स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, तो उस एक्सपीरियंस को तो मैं बाद में शेयर करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा उनके हिसाब से ना कर लिया जाए। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अनदर वन ऑफ माय फेवरेट। जी जी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ।
यार ये मेरी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन और आप इतना अच्छा बजा रहे हो सीरियसली। मतलब अच्छा इसका वो वाला पार्ट क्या था, हाई पिच वाला तुझे सब है ना, एक नजर आई कॉर्ड्स भी है थोड़ी सा, एक और देखते हैं इसमें। ओके ओके तुझे सब है कि तुझे अंतरा। सब है पता। आओ अगेन आओ। हाँ तुझे सब है पता से। तुझे सब है पता, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। हाय, ये आपके लिए ताली मैं बजा रही हूँ अभी, क्योंकि आपने बगैर यार, प्रैक्टिस इतना अच्छा बजा रहे हैं आप सच्ची ये में। वो गाने नॉस्टैल्जिया आप कह लें इसको ना, क्योंकि ये जब आए थे उस वक्त तो मतलब यही, और मैंने उस वक्त ना नया नया सीखा था पियानो, तो ये मेरे वो गाने जिन पे मैंने प्रैक्टिस की, अपने हाथ जो है ना वो परफेक्ट किए हैं, तो मेरी तो इमोशनल अटैचमेंट है। एनीवे, तो बात हो रही थी शंकर सर की, बताओ कुछ उनके बारे में। जब मैंने सुना था पहली बार ही, मुझे देखा जब पता चला, नहीं जब पहली बार पता चला कि पैनल पे वो होंगे जजेस के, वाओ, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी सुन के कि यार मतलब एक पर्सनल एक टेस्ट होता है ना म्यूजिक का। हाँ, obviously। और उनका काम यार बोलता है, ऐसा obviously बात है। कंपोजिशन हो, उनकी सिंगिंग स्किल्स हो, तो उफ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और स्टिल आई एम। कमाल सच्ची में। जब सामने खड़ी हुई या उनसे मिली पहली बार बैक स्टेज, ऑब्वियसली मुझे सच्ची में मैं बहुत नर्वस थी इस टाइम। कैसे रिसीव किया उन्होंने मतलब टैलेंट को? अच्छा, हमारी मुलाकात ना मतलब सेट पे हुई थी जब हम एक प्रोमो शूट कर रहे थे, उस टाइम फर्स्ट टाइम था। और अच्छा उन्होंने ये भी किया था कि जो शफकत सर थे उनको पाकिस्तानी ने उनको इंडियन सिंगर्स उनकी टीम में रखे थे और हम उनकी शंकर महादेवन की टीम में थे। समझ गया मैं, समझ गया। हाँ, तो मतलब मुझे सुन के यार मैं इनकी टीम में हूँ सीरियसली। तो मुझे याद है कि बैक स्टेज उन्होंने मुझसे बोला था कि मिदत आप मेरी टीम की वाहिद इकलौती फीमेल सिंगर हो। मैंने बोला ओफ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अभी मैं क्या करूँ। तो एंड बैड लक कि मेरी आवाज़ ऐसी ख़राब हो गई थी, फिर मेरा इलाज चला, मैं बहुत ज़्यादा बुखार में रहती थी, मतलब तबीयत मेरी ऐसी थी यार, और इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने इनफैक्ट मुझे कहा था कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे आपकी आवाज़ हमेशा के लिए चली जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, जैसे तुम्हारे साथ मेडिकल कंडीशन हो गई वहाँ पे, तो वहाँ जो प्रोडक्शन का एक होते हैं, वहाँ पे जो भी बजट है जिनका भी, प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी कि यार ये तो हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, एक टैलेंट ज़ाया हो रहा है? मेरी मेडिसिन से लेके मेरा इलाज तक यार उन्होंने इतनी सपोर्ट की है सीरियसली। मुझे सच्ची मैं बताऊं कि लाड होता है ना, एक जैसे लाड करते हैं बच्चे को, यार बीमार हो गया, सच्ची में वो प्रोडक्शन ने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, हाँ मैंने सुनी है काफ़ी तारीफ इंडिया में ना प्रोडक्शन की। मतलब डॉक्टर रिकमेंड करते थे कि यार ये चाहिए, जो दवाएं खाने से लेके एक एक चीज़ के लिए मेरे लिए स्पेशली खाना बनता था अकॉर्डिंगली मेरी कंडीशन के लिए। वाह वाह, यहाँ तो सिर्फ सुपरस्टार्स के लिए होता है ये वाला सीन ना, क्योंकि जो सुपरस्टार है उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है पाकिस्तान में। वहाँ तो मैंने सुना है कि अगर 50 कंटेस्टेंट है किसी शो के और 50 अलग वैनिटीज़ खड़ी होंगी वहाँ पे, इस लेवल का बजट होता है उनका। बिल्कुल, सेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। ऐसा है, ऐसा ही है। कोई कंपैरिजन, चलो ये नहीं कर रहे कि बुराई कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का एक्सपीरियंस और उधर का एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का। ठीक है, कोई 5-6 चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दो। पाकिस्तान की भी अच्छी होंगी ऑब्वियसली। हाँ हो बिल्कुल है, मतलब फैसिलिटी ये लोग भी देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यार जिनके बजट ही स्टार्ट 300 करोड़ से हो रहे हैं, आप उनसे क्या मुकाबला करोगे यार, मतलब सीरियसली वहाँ के सेट की। पहले ना मुझे बुरा लगता था जब मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडिया भी होके आए हैं, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और हम कहते हैं यार यहाँ पे हमें किसी शो के लिए कॉल आती है ना, तो पहली कोशिश उनकी ये होती है सर आप खुद आ जाएंगे। और वहाँ वो घर से लेके आपको रात को, मतलब मुझे लगता है कि रात का खाना भी बना के जाते हैं वो आपके घर पे कि भाई आप खा के सो जाइएगा। ये मैंने, अच्छा मेरा एक्सपीरियंस तो है ही नहीं भाई, मैंने तो वो बता रहा हूँ जो मुझे आर्टिस्टों ने बताया है। हाँ। शकील सिद्दीकी साहब, उनके साथ मैंने एक दफ़ा स्क्रीन शेयर की थी एक ड्रामे में। उन्होंने बताया कि यार पाकिस्तान में, उनकी बहुत प्यारी बात मुझे लगी, उन्होंने बोला पाकिस्तान में ना काम मैनेज होता है और इंडिया में काम होता है। मैनेज से मुराद मैं बता रहा हूँ ना कि अगर एक सेट पे झाड़ू चाहिए कि झाड़ू लगनी है और उसके बाद कैमरा पैन होके यहाँ से यूँ मूव करता हुआ आएगा, तो जब तक वो झाड़ू वहाँ पे नहीं लगेगी ना तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी इंडिया में। लेकिन मतलब झाड़ू अगर नहीं है तो वो जब तक आएगी नहीं और लगेगी नहीं, काम नहीं होगा। सही बात है। इसी तरीके से पाकिस्तान में कोई कपड़े से कर देंगे, कोई जुगाड़ मैनेज कर लिया। इसी तरह मुझे उन्होंने बताया कि मेरा एक दफ़ा गला ख़राब हो गया और मुझे आगे कॉमेडी करनी थी, पूरा सेट जो है ना बनाना था, तो
उसमें ना मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने क्या किया, वो दवाई एक होती है ना विक्स की, या जो एक आती थी स्ट्रेप्सिस वगैरह हाँ स्ट्रेप्सिस टाइप की ना, तो कह रहा है वो ना वो बंदा अरेंज करने गया, तो कह रहा है मेरी वजह से ना तकरीबन पौन घंटा, क्योंकि वो कौन से स्टूडियो से इतनी दूर होते हैं ना शहर के, तो कहीं अर्जेंटली अवेलेबल नहीं थे, तो कहीं बंदा लेने गया, तो तकरीबन पौन घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा प्रोडक्शन रुकी रही, और किसी के माथे पे कोई वो नहीं थी कि यार, क्योंकि वो कहते हैं यार हमारे लिए आर्टिस्ट ही सब कुछ है, तभी तो देखो ना आर्टिस्ट निकलते कैसे हैं यार। देखो मैं अगर एक बात कहूँ ना कि यहाँ पे ऐसा है कि डिफरेंस मैं थोड़ा सा करूँगी यहाँ पे ना, एक वहाँ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आर्टिस्ट चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, दोनों एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं कि वो कहीं से फील ही नहीं होता, वो आपको ऐसे फील नहीं करा रहे होते कि ए भाई हम बहुत बड़े लोग हैं, हमारे सामने ऐसे बैठो, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं और फिजूल क्यों रोका है, मतलब दे डोंट ट्रीट यू लाइक दैट एट ऑल, मतलब ये फ़र्क है। सही है। दूसरी बात कि वो काम से इतना प्रोफेशनल हैं कि अगर आप उनको वेट करने का भी बोलोगे ना किसी छोटे से मसले के लिए भी, इनफैक्ट कोई मेकअप आर्टिस्ट भी है या कोई स्क्रिप्ट राइटर भी है वहाँ पे होगा, उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी ना सीरियसली वो वेट करेंगे आर्टिस्ट, कितना बड़ा भी आर्टिस्ट क्यों ना हो। सही है। यहाँ पे क्या वो आर्टिस्टों के वो अच्छा, दूसरा वहाँ पे वो अपने जो स्क्रिप्ट होती है जो या वहाँ की प्रोडक्शन होती है वो उसके मैनेज करके उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। यहाँ क्या, यहाँ मैनेज ऐसे कर रहे होते हैं कि आर्टिस्ट के हिसाब से कर रहे होते हैं। हाँ। देखो अगर आप एक बंदे के हिसाब से पूरा शो चलाओगे तो फिर वो कैसे उस लेवल का ऐसे ही क्योंकि मेन आर्टिस्ट जब तक शूट पे नहीं आएगा तब तक शूट का माहौल ही नहीं बनेगा। सही है ना। पूरी टीम आके बैठी होती है यहाँ पे। क्या होता है कि मतलब जब तक वो एक तो आर्टिस्ट टाइम के पंक्चुअलिटी तो एक्सिस्ट करती नहीं है यहाँ पे। हाँ, फील्ड में तो सही है ना। और अगर कोई आर्टिस्ट पंक्चुअल है भी ना सीरियसली उसको बोलेंगे कि यार ये क्या है, ये तो आर्टिस्ट ही नहीं है, स्टार नहीं है, ये फारिग है ये सीरियसली। तो यहाँ पे क्या वो कहते हैं ना वो बनने के लिए बड़ा कि आर्टिस्ट वाली फीलिंग लाने के लिए बेफजूल में जो है पंक्चुअल नहीं होंगे। हाँ, ये तो है। सामने वाले लोगों को रुलाएंगे बेचारे, उनका भी टाइम जाया अलग। मतलब देखो हर चीज़, मैं भी ड्रामों की शूट पे जाता हूँ ना, तो ये तो पता है कि सुबह 10 बजे पहुँचना है, हाँ, बट वापसी का कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसा तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने सुना है एक दो लोग हैं जिन्होंने बाहर भी काम किया है, बताते हैं कि हॉलीवुड में भी ना टाइम टेबल के हिसाब से काम होता है। हाँ। ये नहीं है कि अरबों रुपया खरबों रुपया लगाए मार्वल्स के सेट पे तो वो 11 बजे के बाद भी रोल पे जाएगा, अगर पॉलिसी में नहीं है प्रोडक्शन की, घंटा नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो नहीं जाएगा। नहीं। तो खैर बहरहाल बात हो रही थी हमारी इंडिया के एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल मतलब तुम्हें काफ़ी मतलब अच्छा तुम्हारा फीडबैक रहेगा इस सवाल से। बाद में कभी इंडिया से आई कॉल, कभी कुछ किसी और चीज़ के लिए अप्रोच या किसी और प्रोजेक्ट के लिए? मेनली जो इंडस्ट्री है ना, जैसे यहाँ पे कराची इज़ द हब ऑफ इंडस्ट्री कंपैरेटिवली दूसरी की, तो वहाँ पे मुंबई और जो सिचुएशन थी उधर की थोड़ा माहौल की, वो मुंबई में नहीं हो सका, वरना था मुंबई में होना। और अगर मुंबई में होता ना तो मतलब बहुत आर्टिस्ट आते उधर। हाँ, आप मुंबई आ रहे हैं, वो वाला सीन हो जाता तुम्हारे साथ भी। क्या आप मुंबई आ रही हैं? ज़्यादातर जो मतलब रहते हैं ना सेलिब्रिटीज़ वो रहते हैं मुंबई में, दिल्ली में बहुत कम रहते हैं। यार वैसे कराची में ज़्यादातर तुमने कहा ना इंडस्ट्री है, तो कितना अजीब सा लगता होगा ना कि हम मैक्सिमम क्या कह सकते हैं कराची से अगर एक बंदा किसी को फ़ोन करके बोले मुबारक हो आप कोरंगी आ रहे हैं क्योंकि कोरंगी में ही है ना ज़्यादा स्टूडियो, मुबारक हो आप साइड एरिया आ रहे हैं, वहाँ क्या बोलेंगे मुबारक हो आप मुंबई आ रहे हैं, तो हमारा ये बनेगा मेरे ख्याल से ना। तो एनीवे खैर सोचते हैं नहीं। अच्छा मिद्दत, करियर की अगर मैं बात करूँ या करियर माइलस्टोन की बात करूँ, क्या क्या अभी तक जो है ना वो लिख लिया है अपनी करियर की किताब में तुमने, जो बहुत से लोगों को नहीं पता? मुझे तो देखो पता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो जाने कि भाई मिदत हिदायत है कौन। एक चीज़ ये भी है कि प्लेबैक सिंगर होना पाकिस्तान में नुकसान है। सही है। अच्छा, वो नुकसान इसलिए है क्योंकि आप पर्दे के पीछे होते हो और यहाँ पे जो भी ड्रामे की प्रोडक्शन है वो उस आर्टिस्ट को इतना प्रमोट नहीं करते अनटिल अनलेस वो आर्टिस्ट बड़ा हो या गाना मशहूर हो जाए बहुत ज़्यादा मशहूर, कि लोग बात करने लगे हाँ कि भाई गाया किसने, ये वाकई में कितने ऐसे गाने जो हमें बहुत पसंद है लेकिन ये नहीं पता गाया किसने। तुमने जैसे ड्रामों में OST प्लेबैक सिंगिंग की है, बहुत की है। अंदाज़न मैंने 20 से 25 गाने रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ, जिसमें से रिलीज कुछ हुए कुछ नहीं हुए। कितने रिलीज हुए होंगे यार पता नहीं मुझे, मैंने हम के लिए 6-7 तो हम के लिए करे हैं। मैं बता रही हूँ ना, पाकिस्तान आइडल के बाद से मुझे काम मिलना शुरू हो गया था यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो
मतलब कह लो कि कोई 6-7 तो मैंने हम के लिए किए होंगे, बाकी उर्दू वन के लिए किए हैं, एक्सप्रेस के लिए किए हैं, और भी मल्टीपल चैनल्स के लिए किए हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ किया है। काफ़ी कुछ है। कोई एक मशहूर बताओ, कोई ड्रामा के लिए किया। आपने देखा होगा, और ड्रामे के नाम सुने? हाँ, रिसेंटली बताओ। रिसेंटली मैंने 2 गाने किए जो बड़े ही ज़्यादा फेमस हुए। फिर आप वही बात आ गई कि लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, सीरियसली, वाकई में। और उसकी जो रीचिंग थी, गाने की रीच, वो मिलियंस में गई है माशाल्लाह। और उसका नाम है कहीं दीप जले, जो कहीं जियो दीप जले। की 7th स्काई प्रोडक्शन के थ्रू रिलीज हुआ था, सही। जिसका गाना मेल पार्ट गाया था साहिर अली बग्गा ने, फीमेल गाया था मैंने, अरे वाह। और डुएट भी हमने था, लेकिन उन्होंने डाला ही नहीं, तो सही। वो बस। तो क्या गाना था और क्या कॉर्ड्स थे, कुछ याद है? देखिए मैंने सुना नहीं है वल्ला। हाँ, ठीक है हाँ, ना, करेक्ट, तो कुछ बताओ मुझे, कॉर्ड्स कोई स्केल याद है, क्या था? हाँ, स्किल्स का बड़ा ऊपर है वैसे। क्या था वैसे, बताओ थोड़ा सा। नहीं, तुम्हें कॉर्ड्स वैसे याद हैं स्केल की, कुछ एफ या सी या वो, ताकि मुझे आसानी हो जाए। अदरवाइज कोई मसला नहीं है, तुम बता दो, मैं कोशिश कर लूँगा। मैं गा के बताती हूँ ताकि आप अपने हिसाब से मैनेज कर। ट्राई करता हूँ, बेइज्जती होने वाली है मेरी। चलो चलो चलो। ओके। सही आ रहा है? नहीं, सुर चढ़े हुए। सुर चढ़े में? कोमल नहीं है, तीवर पे है ये। कोमल? बस छोड़े। कोमल ये क्या होता है? ये होता है एक क्लासिकल म्यूजिक में, जब आप हारमोनियम पे कर रहे होते हैं। ये लो। हाँ, बताओ 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 बताओ। अभी करूँगा यार, मैं सीख रहा हूँ भाई, तालिब इल्म हूँ मैं। ये वाला हारमोनियम नहीं, एक्चुअल हारमोनियम। यार क्या चाहिए तुम्हें यार? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कीबोर्ड ही चाहिए। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जो हारमोनियम के सुर होते हैं वो 3 सप्तक होते हैं। सही है। एक सप्तक होता है, फिर दूसरा सप्तक होता है, और तीसरा सप्तक होता है। जो पहला सप्तक होता है वो लोअर स्केल पे होता है, जो मिडिल सप्तक होता है वो होता है मिडिल रेंज का, और बाकी वो हायर होता है। सही है। ठीक है, जो एफ क्रॉस कर जाए। अभी कहाँ पे था मैं? मोस्टली जो गाने बनते हैं वो मिडिल सप्तक पे बनते हैं। मैं मिडिल पे हूँ अभी। हाँ, आप बिल्कुल मिडिल पे हो। और दूसरा ये कि 2 सुर होते हैं, एक होता है कोमल, एक होता है तीवर। कोमल सुर होता है, मध्यम सुर होता है, तीवर होता है चढ़े हुए सुर होते हैं। मैं तीवर बजा रहा था। हाँ, और कोमल ये आएगा। और कॉर्ड्स भी थोड़े से अलग हैं। अच्छा, अलग हैं। थोड़ा वो राग अलग है ना यार, राग ही इतने हैं, वही राग आप जो छेड़ा हुआ है। अच्छा, जरा गाना गाना है क्या, बोल क्या गाने के? वो है तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं। अच्छा, चलो पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ। एक कॉर्ड बजा दूं? डी मेजर। हाँ, डी मेजर। ये कॉर्ड रखो, दूसरा नीचे करो दोबारा। सी, डी, ई। राग बदल रहा है ना। डी। यही तो होता है, ये रागों का कमाल है, सारा खेल ही रागों का है। सारे राग ही चेंज हो जाते हैं ना। ये कहीं दीप जले वालों की मार्केटिंग हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है। चलो मैं एक अलाप दे रही हूँ आपको, उस अलाप को पकड़ने की कोशिश करो। मैं उस राग, हाँ, जाओ। आ गए, करो जरा, आ गए। अरे वाह, ट्राई करेंगे। गाओ। मैंने गाना भी नहीं सुना ना असल में। पर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है। ये बहुत अच्छा था ये। बिल्कुल आ गए हो। सही है, बिल्कुल आ गए, पहुंच गए। तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं। दिल टूटा कोई छोड़े, रही कोई आस नहीं। वाह, जो मध्यम आपने बोल दिए, वाह। गलत था? अरे नहीं, वो लगा तो हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो भूल गया किधर ये। हाँ, गाओ। जख्म पहले मिटे ना, आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखिया मौला, तू ही मोड़ दे मेरे नसीबों की उतरी रिदा, तू ही ओढ़ दे। दोबारा मुझे लग रहा मुझे आ गया कुछ। ये इस तरह की टून लग रही है मुझे कुछ। अरे यार, वो इंडिया का गाना है, उससे यहाँ तो कॉपी किया हुआ है।
हाँ आओ आओ आगे आगे आगे। तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े, रही कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना, आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं, मेरी तकदीरों में लिखिया मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। अच्छा भाई, क्योंकि मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है तो मुझे आ रहा है मज़ा, और मैं चाहूँगा कि कुछ और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ओके, कुछ रैंडम कॉर्ड्स बजा रहा हूँ मैं, तुम्हें जो लगे कि यार ये गाना मैं निकाल सकती हूँ या मैं बजा सकती या मैं इसको पकड़ सकती हूँ या सुर आगे पीछे करना हो तो तुम मुझे बता देना। ठीक है। ठीक है जी, तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं कभी भी ज़िंदगी में ना, जो कि मैं अभी 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले थोड़ा सा रह गया, मिलते मिलते शाहरुख खान से एक अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह गई, लेकिन मेरे दोस्तों को मिल गई। कोई मसले की बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। तो जिस वक्त मैं खान साहब के सामने कभी मौका लगा और मुझे उन्होंने दिया मौका 5 मिनट ये बजाने का, तो मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगा और आपने ये गाने को ज्वाइन करना है। मैं पहले बजा लेता हूँ ओके, और आपने फिर जो आपको समझ में आता है ना, जहाँ से भी ज्वाइन कर सकती हैं, मैं उसको फिर कवर करूँगा। ठीक है? आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बनाते जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो वाह 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 वाह, क्या बात है यार। शाहरुख खान, मतलब शाहरुख सर का तो चार अलग ही, लेकिन जिन्होंने गाया है केके, मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो भी उनकी डेथ हुई है कुछ टाइम पहले। उफ। बड़ा ही कोई कहते हैं ना, लोग चले जाते हैं, बातें याद रह जाती हैं, ज़िंदगी में किया क्या है। यूनिक आवाज़ थी। मुझे भी ये कि यार इंसान जो है ना, एटलीस्ट अच्छे लोगों को ना उनकी अच्छी चीज़ों को याद करता रहे। चले, हमने दोनों को ट्रिब्यूट दे दिया है। हाँ वाकई में यार, ऐसा ही है ऐसा ही है। और बल्कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वो ना एक और ऐसी कॉर्ड्स आ रही थी, मैं देख रहा हूँ कि मैंने कुछ इसी जो गाने मुझे में मैं एक प्रैक्टिस और है ना गाना भी जोड़ सकती हूँ। है। हाँ। अच्छा, कौन सा बजाया था अभी हम लोगों ने? नहीं कॉर्ड्स क्या थे, सॉरी। करो। कहती है खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना। हाँ थोड़ा सा मिस कर गया मैं। अगेन आएंगे हाँ। अरे अगेन आएंगे। ठीक है। कहती है खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो तुझको बनाया, मेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ
कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है, फिर क्या फिकर है, जीने की वजह है तू ही मरना इसी के लिए। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं। अच्छा पता है इस कॉर्ड्स पे ना और भी गाने निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे इस वक्त जो है ना बड़ा एक मज़ा आ रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगे कि ये गाना ना हो रहा है, मैं तुम्हें जो है ना वो कैच करने की कोशिश करता हूँ, वरना तुम मुझे ना, मैं तुम्हें क्यों दूंगा, तुमने सिर्फ गाने की फील और टेम्पो को पकड़ना है। वो अक्सर जोड़ नहीं रहे होते ऐसे। हाँ वो इजी है ना ये, इस पे मैं देख रहा हूँ कि और मज़े का क्या निकल सकता है। थोड़ी देर और ठहर जा, बीसी में ही पता है मैंने यार वो इतनी दिल चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी। सही दे रहे हो आप, क्यों घबरा रहे हो? नहीं मैं आवाज़ के लिए कर रहा था। यारी सूफी से का रंग है, आगे क्या है इसके? तू थोड़ी देर और ठहर जा सोडिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, बस थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। कहती है खुदा ने इस जहां में सभी के लिए। ये तो हो गया ना, वाला तो हो गया ना। अच्छा मैंने शायद कनेक्ट नहीं करेक्ट नहीं, अच्छा ओके ये जो हमारा चल रहा है ना वो अब कोई दूसरा करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई वो नहीं है, हाँ, इसके हाँ, अलावा मैं देखता हूँ ना बिल्कुल इसमें और कौन सा निकल रहा है। हाँ सोचो मैं भी निकाल रही। अच्छा तुम पास है। तुमने न जाने क्या सपने यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। हाय ये बेकरार बरसों किया मैंने इंतजार, ना 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 जाने लगा, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। हो यार ये बहुत सही निकल रही है यार। इसमें एक पुरानी की उस पर अगर हम आए ना, मैं क्योंकि पुरानी रूह भी तो है ना। किया तूने क्या इशारा है छू कर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम। एक मिनट बहुत ऊपर जा रहा है ये मौसम, बहुत ऊपर है।
बहुत ऊपर है। ये ओरिजिनल स्केल नहीं है इसका? नहीं नीचे करूँ? नहीं, फिर वो सारा अपना खराब हो जाएगा। हाँ चलो कोई और करते हैं। एक मिनट, इस पे और कौन सा आता है? हाँ आ रहा कभी कभी मैंने भी पढ़ा। मेरे दिल में। हाँ बगैर कुछ सोचे समझे बजा रहा हूँ मैं ये, मतलब एक ऑटोमेटिकली चल रहा है ये। हाँ ये आमद चल रही है। वल्ला मुझे नहीं पता कि ये गाने कहाँ से बजेगा, बहुत पहले बजाए थे गाने ये। मैं बगैर देखे इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मैं ना उस एनर्जी को मिस नहीं करना चाह रहा कि मेरी उंगलियां मेरे दिमाग किस तरीके से जो है ना वो मैच कर रहे हैं बगैर देखे। आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया। नहीं एग्जैक्टली पता है क्यों? क्योंकि देखो ये अनप्लान्ड है ना, तो मुझे रॉ जो है ना उसको कैप्चर करने का बड़ा लाइक हमेशा से गाने में मजा आ रहा है सच्ची में। चलो ये करते हैं। मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी, मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। ओहो। अच्छा मेरा क्योंकि यार हम लोग इसी तरह का रैंडम कुछ देख रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड होता है, क्या बच पाता है। यार मेरी एक ख्वाहिश है, ठीक है ना, और वो ये कि मैंने ना आज तक नए जो टैलेंट है ना उसमें फीमेल्स में कव्वाली का रुझान इतना नहीं देखा। और मैंने किसी हाँ, और कव्वाली जो है ना क्या कहते हैं, कव्वाली मैंने गाते हुए किसी को इतना सुना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं एक छोटी सी ना वीडियो तुम्हारे साथ रिकॉर्ड कर लूँ एक सेशन में, ताकि ना लोग भी देखें कि यार जब ख़वातीन हमारी कव्वाली गाएंगी तो कितना मज़े का सीन होगा। ठीक है ना जी, तो कुछ हो जाए फिर। स्केल सही है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। हाँ लौट कर मैं न जाऊंगी खाली, कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। बन के आया हूँ दर पर सवाली, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। बन के आया हूँ दर पर सवाली। के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल से हैं गम से हारे हुए। हालत बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे बेकारी हैं या मुस्तफ़ा। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हाँ मरहबा दोनों आलम
उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। होए 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 होए, सुभान अल्लाह जी, मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं, क्या ही कह सकता हूँ मैं, क्या ही कह सकता हूँ। मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं आगे और कोई बात करूँ। देखो भाई, तुमने जो भी किया है ना, प्लीज़ मुझे लिंक्स भेज देना, मैं डाल दूँगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो गाने सुनने, मुझे गाने सुनने बस, और मुझे ये बजाना है। आज मेरे अंदर ना वो करंट आया है यार, वो कहते हैं ना वाकई में कि घर पे अगर आपके औजार पड़े हों जी, और औजार बेकार पड़े रहें, तो इट मीन्स कि आप ये देखें कि वो औजार को इस्तेमाल करने वाला कोई मोटिवेशन भी तो चाहिए ना, उसको कोई काम मिलेगा, कुछ उसको मोटिवेशन होगी तभी तो वो इस्तेमाल करेगा, वरना तो बेकार में पड़े रहेंगे। तो कहते हैं ना, बस एक मोटिवेशन नहीं मिली है। देखते हैं कि यह सिलसिला, अगर लोगों का फीडबैक आई एम श्योर अच्छा ही होगा, तो हम अपनी ये एक छोटी सी सीरीज़ रिकॉर्ड करके लोगों की फरमाइश हम कर सकते हैं। तो भाई कुछ और प्लान करते हैं ज़रा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एनीवे, अच्छा मित्रत, करियर की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें माशाल्लाह से एक अवार्ड मिला, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। क्या था? 2 बारी मिला माशाल्लाह से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था, तो ये छोटी सी जर्नी। यार वो एक ग्लोबल वुमेन इंटरनेशनल अवार्ड्स थे, मुझे 2 बार मिले हैं, और मैं उसमें यंगेस्ट थी माशाल्लाह। सीरियसली आप उस अवार्ड का लेवल चेक करो कि वहाँ हिना दिल पजीर जैसी और बड़ी बड़ी लेजेंडरी ख़वातीन मौजूद थी अपनी अपनी फील्ड्स की। सही है। पॉलिटिकली भी और कमर्शियली भी, बिजनेस वुमेन्स भी थी, इंडस्ट्री से भी थी। तो सिंगर में मुझे मतलब मिला प्लेबैक सिंगिंग पे माशाल्लाह 2 बार 2 बार मिला। और कैसा लगता है, मतलब यार अम्मी अब्बू का जो होता है ना ये खुशी, वो जो चेहरे पे कि यार, मतलब मैंने, समझ रही हो ना मेरा सवाल क्या है, मतलब मैं शायद वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे कि वो फीलिंग्स क्या होती हैं, या वो थोड़ा सा उसके बारे में। अच्छा, मेरी अम्मी ना जब मैं आइडल में जा रही थी तो वो इस चीज़ के बड़ा खिलाफ थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी। तो वो चीज़ उनको बड़ी हो रही थी कि नहीं। और आपको पता है ना कि हमेशा से पेरेंट्स बचपन में ही बच्चों के फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं कि यार ये लड़की है तो वो कॉमन सा है कि डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। तो वो एक चीज़ थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो मम्मा ने कहा पक्का जो है ना ये डॉक्टर बन जाएगी आज। तो मुझे भी शौक था, लेकिन ये है कि बस किस्मत को जो मंजूर। नहीं, क्योंकि देखो ना, ऑब्वियसली बात है, आप सोचते हो कि यार मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, और उसके बाद आपको पता लगता है कि यार मेरा टैलेंट है और वो मुझे कहाँ कहाँ मकाम पे ले जाए। जैसे तुमने वो अर्तुरुल वाले जो इवेंट के अंदर किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना एंगल अल्तान, जो मतलब पूरा पाकिस्तान, मतलब पता है ना, वो अभी रिसेंटली भी आए थे वो उस्मान वाले, और वो उसके पीछे भी यार कोई बंदा, तो खैर वो बूम था। और माशाल्लाह इतने बड़े उस पर तुम्हें परफॉर्म करना तो बहुत अच्छी बात होती है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने परफॉर्म किया है माशाल्लाह। तो वो जैसे, अच्छा मुझे बताओ, जैसे अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल इवेंट सारी चीज़ें ना, अब आपको ये पता है कि पार्लियामेंट हाउस में मैं खड़ी हूँ और सामने मेरे मिनिस्टर्स हैं जिनके हाथों में हमारे मुल्क की चाबियां हैं। पीएम थे वहाँ पे, सीएम्स थे वहाँ पे, और मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, और सदर थे। सबसे बड़ी बात मैं ये तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के वो लोग जिनके हाथ में पाकिस्तान की चाबी है, तुम्हें पता हो कैसी फीलिंग्स होती हैं। वो एक अलग ही एक पेट्रियाटिक फील होता है ना इंसान को, उसमें जो जज्बा होता है ना वो अलग ही होता है। उस चीज़ को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो सीरियसली। क्या बात जो जितनी भी चीज़ें आप कर लो ना, मतलब कमर्शियली, लेकिन जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, जो बॉडी में एड्रेनालिन रश चढ़ रहा होता है ना कि यार मैं अपने मुल्क के लिए गा रही हूँ, इतने बड़ी जगह खड़ी होके, उसकी बात अलग है, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी मैं बहुत मज़े की बात की है, बहरिया यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ रहा है ना, तो इवेंट के अंदर ना मैं वहाँ पे नेशनल एंथम प्ले करता था। मैंने एक अपना ना बनाया हुआ था रॉक स्टाइल का ना एक पूरा ट्रैक बनाया हुआ था, तो उसमें प्ले करता था। और लिटरली वो जो मेरी फीलिंग्स होती थी ना, क्योंकि लोग खड़े हो जाते थे यूजुअली और शोर मचता था, तो उस वक्त ना अलग ही वो पाकिस्तानियत आपके ऊपर जो है ना छाई हुई होती है। भले वो 2-4 मिनट के लिए होती है, लेकिन वो उसका जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना डोमेन होता है उस चीज़ का ना, एक्सपीरियंस का। तो पार्लियामेंट हाउस मतलब जहाँ से समझ लो मुल्क चलता है, मुल्क चलाने वाले लोग बैठे हैं, तो मतलब
अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सच्चाई के ऊपर बात करें थोड़ी सी, क्योंकि देखो यार एक फैक्ट है, एक रियलिटी है हमारी उसमें ना कि हमारे यहाँ टैलेंट ठीक है, आप एक जगह पे पहुंच गए, फिर जितने बड़े लोगों में आप जाते हैं ना उतना ना अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी बढ़ जाती हैं। मतलब मैं बड़े दबे अल्फाज में आपसे सवाल पूछूंगा, आप समझिएगा मेरी बात को, कि मतलब होता है ना कि लड़की को ये फील हो रहा है कि यार यहाँ ना बस अब गलत हो रहा है, आप समझ रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहा है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ? मल्टीपल टाइम्स है, लाइक पॉलिटिशियंस हों चाहे वो हों, सारे कोई भी हो सकता है। पॉलिटिकल वैसे इवेंट्स में तक किए नहीं है, मैं बहुत न्यूट्रल बंदी हूँ। इवेंट्स किए हैं लेकिन थैंकफुली वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सैडली जो हमारे खुद के जो मेरा काम है उस फील्ड को लेके बहुत मल्टीपल टाइम्स मुझे मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ने तुम्हें फ़ोन किया कि भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और मेरे पास ये प्रोजेक्ट है और ये मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है तो वो सिनेरियोज से भी गुजरना पड़ा मल्टीपल टाइम्स। सैड रियलिटी। मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ, नाम बहुत बड़े नाम है, बिल्कुल बड़े नाम है, मुझे पता भी है कुछ, लेकिन बात सारी पता है क्या है, देखो मैं भी तो मजबूर बैठा हूँ ना यहाँ पे। सही बात है, सिर्फ तुम थोड़ी हो, मैं भी तो कौन है, मैं भी यहाँ मजबूर बैठा हूँ कि मैं नाम नहीं ले सकता। और नाम लेने की बात नहीं है, देखो हमारे मुल्क का एक लॉ है ना, लॉ के हिसाब से भी हम जाएंगे ना, अगर हम किसी का नाम लेते हैं या ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम इंडस्ट्री के बहुत बड़े मतलब बैठे होते हैं शोज़ में और इतने बड़े ना फिलोसफिकल बातें ज्ञान बांट रहे होते हैं, अच्छी बातें बता रहे होते हैं। लेकिन एनीवे चलो खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि पीठ पीछे वो कैसे हैं, बट अपने करियर में जैसे तुम तो एज अ करियर उनके सामने आई हो ना, तो उनके साथ भी जब होता है ना तो मुझे वहाँ होता है कि यार ये अपने करियर से जो है ना वो नहीं है, क्या कहेंगे उसको, लॉयल नहीं है। क्योंकि देखो इंसान पर्सनल ज़िंदगी में कुछ भी हो वो उसका मैटर है, बट अपने काम से अगर इन चीज़ों से दूर रखेगा ना तो वो बरकत भी होती है, ऑब्वियसली बात है। और इंसान जाना जाता है कि ठीक है यार पर्सनल ज़िंदगी में इंसान बुरा हो सकता है, बट प्रोफेशनल करियर में आप आए इसीलिए और आपको अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। अल्लाह ने क्या दिया हुआ, मतलब अल्लाह ने आपको ढील दी हुई है। किसी भी दिन आपसे जब जाएगा हाथ से आपकी पावर, उस दिन आप कुछ भी नहीं हो ना। आप देखो ना हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका हाल क्यों है ऐसा। सही बात है, फैक्ट है यार ये कि भाई आपको जब अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है ना कि आप प्रोड्यूसर और आपको टैलेंट को प्रमोट करना है तभी ये फील्ड आगे चलेगी। ऐसा ही है। तो उस टैलेंट को अगर आप इस पर्सनल उसके ऊपर लेकर आओ कि पर्सनल डिजायर्स को पूरा कर लूँ मैं, यार लड़कियों के लिए क्या, अब तो लड़कों के लिए भी मुश्किल है ऑब्वियसली यार। मैं इसीलिए आज तक मैंने मॉडलिंग की फील्ड एक बहुत अच्छी फील्ड है पाकिस्तान में, बहुत डिसेंट तरीके से काम होता है, बस यहीं तक रखेंगे, आगे चलें। लेकिन मैं देखो मैं कहती हूँ नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें हर जगह है। सही है ना, आप किसी भी कंट्री में जाओगे वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग टैलेंट को भी लेके आते हैं। ये थोड़ी कि हर बंदे एक जैसा, आप हर बंदे से वही सेम रिक्वायरमेंट रखो यार। चलो एक समझ में आ रहा है, मकसद समझ में आ रहा है ना, कि एक चीज़ समझ में आ रही है कि बंदे के अंदर टैलेंट नहीं है एंड स्टिल वो सक्सेसफुल होना चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। अच्छा अब ये भी तो सीन है ना, सिनेरियो कुछ लोग आते भी तो ना वो खुद भी चाह रहे होते हैं कि ऐसे करके हमें, क्योंकि उनको पता है हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, ये एक ही जो है हमारे पास रीजन है जिसके थ्रू हम आगे आ सकते हैं। ऐसा ही है। उनके चक्कर में क्या हो, कहते हैं ना गुण के साथ गेहूं भी पिसता है, तो हम जैसे वो जो गुण पिस रहे हैं खुद से, हमें भी पिसवा रहे हैं साथ में। ऐसे ही है। तो बात समझ रहे हो ना आप। ये चीज़ है। मैं ये नहीं बोली कि वो जो भी उनके अपने पर्सनल जो भी हैं इश्यूज वो भाई करें, लेकिन जो टैलेंट है उनको भी लेके आएं, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है और वही चेहरे वही आवाज़ें सुनने को मिलती रहेंगी, तो फिर क्या फ़ायदा। अब मैं आपको बताता हूँ एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, क्योंकि देखिए जिन लोगों का इन फील्ड से ताल्लुक़ नहीं होता उनको लगता है कि यार शायद ये बहुत अच्छी फील्ड है या अच्छी है यार, अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गंदी कहाँ पे होती है, वो चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की हरकतों की वजह से ना, तो एक माहौल ख़राब हो जाता है। जैसे एयर होस्टेस हमारा एक पेशा है हमारे मुल्क का या हमारी पूरी दुनिया का एक है ना, एक डेजिग्नेशन, एक ऑक्यूपेशन है। बिल्कुल यार उसको भी ना कई हद तक लोग कितने गलत उससे जो है ना पोर्ट्रे करते हैं क्या है। हालांकि मैं कितने लोग, मैंने खुद भी थोड़ा बहुत टाइम मतलब उसमें दिया है, लेकिन मैंने बहुत करीब से इस फील्ड को देखा। यार इतनी बुरी है नहीं जितना कह दिया गया है, मतलब लेकिन वो पर्सनल फेज है उनका यार। प्रोफेशन कोई खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं। एग्जैक्टली तो माहौल भाई अगर ख़राब है आप बच के निकल सकते हो। देखो यार मैंने भी तो ट्रैवलिंग की है, मैं मीडिया में हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा कि कहते हैं ना कि शराब जो है ना, शराब एक टाइम ऐसा भी रहा है कि कुछ ऐसी महफिलों में भी बैठना हुआ है भाई कि ये रखी है खुली के लोगों के, जो मैंने पीने वाले भी देखे हैं जिनके लिए होता है ना कि आंखों में एक चमक होती है कि भाई ये महंगी से महंगी क्या है, वहाँ तो ख्वाब है, हम तो पी नहीं सकते, ये हमें तो इतना पता भी नहीं है कि भाई कौन सी कितनी महंगी क्या होती है। तो मतलब वो वाली चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, लेकिन क्या है कि कुछ कोड्स हैं, कुछ
है चीज़ें, लिमिट्स हैं कि भाई यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है ना। इसी तरह फ़ैन मूवमेंट भी होती है ना मेरी, तो मेरी ना कुछ कोड्स हैं, कुछ वो हैं कि खातून या ख़वातीन या बच्चियाँ अगर मिल रही हैं ना, उनको नहीं पता होता ना, उनके माँ बाप को पता होता है कि क्या उनको लिमिट्स बतानी है, क्योंकि वो सारे फ़ैन होते हैं। सही बात है। अरे यार बच्ची आके जो है ना मतलब मेरे साथ पिक्चर लेते हुए यूँ लग जाएंगी, जो कि मेरे लिए तो छोटी बच्चियाँ हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता, वो भी मासूमियत में ना कि भाई फ़ैन है, थोड़ी सी घबराहट में। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करता हूँ कि भाई बच्चे सही खड़े हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि किसी जेस्चर पे लग रहा हो कि मैंने बच्चों को गलत हाथ रख दिया, मैं तो हाथ ही मैं टच ही नहीं करता। पहली बात, कोई बच्चा हो कोई वो हो, मैं यूं पीछे हाथ करके रो लूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई कहीं पे भी गलत इंप्रेशन हम पे चला गया ना, हम तो सबसे पहले मरने वालों में से। सही बात है। हमें तो किसी ने सिर्फ झूठे मुंह भी कह दिया ना यार ये भाई ये तो ठरकी है, बहुत अगला यकीन करके बैठा होगा कि यार ये लोग होंगे क्योंकि मीडिया के बना दिया। तो ये भी चीज़ होती है। लेकिन यार बस वही है ना कि बड़ी दुख होता है मुझे। देखो मुझे दुख इसीलिए मैंने ये बात निकाली कि देख रहे हैं आप, एक टैलेंट बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन क्या है कि जज्बा कहते हैं ना कि वो कहीं से भी निकल सकता है। माशाल्लाह मैरिड हैं आप, है ना? जी जी, 1-1.5 साल हुआ है। शौहर बहुत अच्छे हैं जहाँ तक मुझे पता है, बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है यार तुम ना, पता है हर चीज़ का एक वक्त होता है। आई डोंट नो मेरे वर्ड्स कभी शायद रिकॉर्ड होके काम में आ जाए तो मैं याद रखना, तो बहुत बड़ी स्टार बनोगी। और ये पता है मैं एक वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तुम्हारे हस्बैंड को जानता हूँ ना, उनकी जो सपोर्ट मुझे तुम्हारे लिए दिखी है बैठे में भाई, वल्लाह ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। और जब इस तरह की सपोर्ट मिल जाए ना, तो इस तरह के जो तुम्हारे साथ वाक़यात हुए ना, मेरा नहीं ख्याल अब हो सकते, बिल्कुल ऐसे अब कोई ज़रूरत नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ना तुम्हें एक ऐसी ढाल मिल गई है, मेरा प्रोटेक्टर आ गया है। क्योंकि निकाह की खूबसूरती है ना ये, तो निकाह की खूबसूरती है ना भाई, अल्लाह ने अगर अपने इंसान को भेजा है औरत को, तो वो जब देख रहा है कि ऐसे लोग हैं तो उस प्रोटेक्टर भी वहीं से देगा ना वो। सही बात है। तो अब वो आ गया ना, तो अब ये वाली चीज़ जो है ना दिल से निकाल देना कि यार अब मुझे कोई ऐसे हैरेस कर सकता है या कोई कुछ भी दिल में आएगा ना, फीलिंग्स का इजहार कर सकता है। नहीं, हिम्मत जो है ना वो होनी चाहिए, बाकी अल्लाह है। बल्कि मैं ये चीज़ मेंशन करूँगी, पहले ना मतलब थोड़ा सा जब मैं परफॉर्म कर रही होती थी, कहीं ना कहीं मतलब ना एक अजीब सा एक मुझे होता था, लेकिन आफ्टर शादी मतलब जब हस्बैंड सामने बैठे हुए होते हैं, सीरियसली मैं, और पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन सब लोगों ने बड़ा नोटिस किया है कि यार आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हो। अच्छी बात है ना यार, और बिल्कुल लाइक वो एक होती ना एक चीज़ के आई एम माई सेल्फ नाउ, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ओपनली, मतलब ऐसे इंजॉय करके गाना। तो वो चीज़ अब मेरे अंदर आ गई है कि मैं फ्री होके करती हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, ये देख रहे हो, ये एक टैलेंट बिठाया भी मैंने लाके, इंशाल्लाह ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, और भी जो टैलेंटेड लोग मुझे दिखेंगे ना, जो मेरे दिल को छुएंगे भाई, वो यहाँ आ सकते हैं। निदाबाजी की तरह, यानी निदा यासिर की तरह मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि आपको मशहूर होना ज़रूरी है, नहीं भाई, मेरा शो है ना, तो मेरे दिल को भाना चाहिए, दैट्स द रूल, ठीक है जी। सही बात है। तो मेरा बड़ा अच्छा लगा यार तुम्हारे साथ बातें करके, और ये कि मेरे पास लिटरली अल्फाज नहीं है। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी फैमिली को जो है ना वो नज़र बद से बचाए, ठीक है जी। तो जितनी भी ख़वातीन सिंगर हैं या मेल सिंगर हैं, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ये मेरा फीडबैक है इस पूरी पॉडकास्ट के बाद। एनीवे इस तरह के सेशंस हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ गाने गाएंगे, ऐसे ही। तो जनाब ये थी आज की पॉडकास्ट। मिदत हिदायत मेरे साथ थी, और काफ़ी टैलेंटेड पाकिस्तान की सिंगर है, तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इनका चैनल या इनका जो भी कंटेंट है ना, जहाँ जहाँ रखा हुआ, वो ज़रूर एक बार देखिएगा, आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ फिर किसी अमेजिंग इंसान के साथ मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और अच्छे टैलेंट को प्रमोट करते रहेंगे।